जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की। थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है और इसमें किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले है कि निर्देशित और ऐड निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। इंस्ट्रक्टेड और अनइंस्ट्रक्टेड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रक्टेड कौन कौन से होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमेशा अपने निर्वाचकों के अधीन होता है और उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन निर्वाचकों या मतदाताओं द्वारा दिए जाते हैं तो ये उनको फॉलो करने का काम करते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधि जो होते हैं वो निर्वाचकों से भिन्न या उनसे स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव को अपने जो भी वोटर्स होते हैं उनसे जो भी उनको इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेजिस्लेचर में अपने वर्क करने होते हैं। रूसो और रॉबेस्पियर इस विचारधारा के समर्थक हैं। वो ये मानते हैं कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए। आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में प्रतिनिधि की वापसी रिकॉल का सिद्धांत भी यहाँ पर स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है अनिर्देशित प्रतिनिधित्व अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें निर्वाचक जो भी होते हैं वे अधीन नहीं होते हैं, अर्थात जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने वोटर्स के अकॉर्डिंग काम न करके अपनी बुद्धि और विवेक से भी काम कर सकते हैं। वे इनके केवल एजेंट नहीं होते बल्कि इनसे भी कुछ अधिक स्थिति रखते हैं। आदर्श स्थिति में वे निर्वाचकों के हितों के संरक्षक होते हैं और स्व विवेक से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से उनका सर्वप्रमुख और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है निर्वाचकों का हित न होकर बल्कि राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करना। वह व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में संपूर्ण राष्ट्र के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। प्रतिनिधित्व के उदार और लोकतंत्रवादी सिद्धांत या समष्टिवादी सिद्धांत क्या है। एलन बॉल के अनुसार आधुनिक काल में प्रचलित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की उनकी प्रकृति और लक्षणों के आधार पर उनको दो भागों में बांटा है। किसने बांटा है? एलन बॉल ने। प्रतिनिधित्व का उदार सिद्धांत और समष्टिवादी सिद्धांत। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी की रिप्रेजेंटेशन के। प्रतिनिधित्व का यह सिद्धांत उदारवादी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निम्न है। नंबर 1 है ये व्यक्ति के अधिकारों को अउल्लंघनीय मानता है और निजी संपत्ति का समर्थन करता है। नंबर 2 है यह सीमित शासन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सीमित शासन के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि सरकार को राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। उदारवादी सिद्धांत 3 कहता है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। 4 वो कहता है कि सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए और मत की कीमत भी समान होनी चाहिए। 5 कहते हैं कि प्रभुसत्ता का निवास जनता में होना चाहिए। 6 है प्रतिनिधित्व का यह सिद्धांत वयस्क मताधिकार और सभी के मतों की समान कीमत के बारे में बात करता है। 7 है यह सिद्धांत प्रतिनिधि को निर्वाचक समूह के प्रति तो उत्तरदायी मानता है लेकिन यह केवल एजेंट उसको स्वीकार नहीं करता है। 8 है राजनीतिक दलों को निर्वाचन के लिए आवश्यक मानता है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वही आगे जाकर सत्ता ग्रहण करती है। 9 है प्रतिनिधित्व का यह सिद्धांत बहुमत के सिद्धांत में विश्वास रखता है, अर्थात जनता कोई चेंज करना चाहती है तो उसमें विश्वास करता है। ये तो हमने बात की है लिबरल की। अब हम बात कर रहे हैं समष्टि सिद्धांत क्या कहता है। प्रतिनिधित्व का यह सिद्धांत आधुनिक युग में साम्यवादी देशों में जो भी सोशलिस्ट कंट्री है उन्होंने अपनाया है। ये विचारधारा उदारवाद से बिल्कुल भिन्न है। जनता की प्रभुसत्ता से इसमें सर्वहारा वर्ग की प्रभुसत्ता से तात्पर्य है और बहुमत की इच्छा का अर्थ है सर्वहारा
वर्ग की इच्छा। सर्वहारा वर्ग का मतलब है, जब हम मार्क्स पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स ने बताया सर्वहारा वर्ग है मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग। इसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्न है। नंबर 1 है, यह सिद्धांत अपने द्वारा स्वीकृत लोकतंत्र को जनवादी लोकतंत्र या आर्थिक लोकतंत्र कहता है, क्योंकि यह संपत्ति के बंटवारे की बात करता है। इस सिद्धांत का दावा है कि उदारवादी लोकतंत्र की तुलना में आर्थिक लोकतंत्र है वो श्रेष्ठ होता है। सेकंड, लोकतंत्र का आधार व्यक्ति और उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता, निजी संपत्ति न होकर क्या है, केवल सर्वहारा वर्ग ही होता है। थर्ड है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों के मत का जो भी मत मूल्य होता है वो कुछ व्यक्तियों का न होकर बल्कि बहुसंख्यक वर्ग के मत का प्रतिनिधित्व होता है। फोर्थ है, समष्टिवादी समाज में वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। और फिफ्थ है कि लोकतंत्र का संचालन लोकतांत्रिक केंद्रवाद सिद्धांत के अनुसार होता है, जो कि चीन में है। थर्ड है, प्रतिक्रियावादी सिद्धांत। इसके प्रवर्तक है टॉमस हॉब्स और हैमिल्टन। यह सिद्धांत व्यवस्था और सत्ता की आवश्यकता पर आधारित होता है। इस सिद्धांत में सत्ताधारियों पर जनसंख्या या जनसाधारण के नियंत्रण की कोई भी व्यवस्था नहीं होती, इसलिए इसे अलोकतांत्रिक माना जाता है। फोर्थ है, प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी या ट्रेडिशनल थ्योरी। इसके प्रवर्तक बर्क और मेडिसन है। ये शासन में जन सामान्य की भागीदारी को अनुमति प्रदान नहीं करते, बल्कि विशिष्ट वर्ग से ही शासकों का चयन कर लेते हैं। फिफ्थ है, प्रतिनिधित्व का उदारवादी सिद्धांत, जो कि जॉन लॉक और जेफरसन एक्सेप्ट करते हैं। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत है और सभी लोगों को समान मानता है। प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने निर्वाचकों के संदेशवाहक का कार्य करना चाहिए। छठा है, आमूल परिवर्तनवादी या क्रांतिवादी सिद्धांत, जो कि रूसो और नव वामपंथी विचारकों ने प्रस्तुत किया। इसमें लोकमत या जनता के मत को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है। सेवंथ है, सम्भ्रांतवादी सिद्धांत या सम्भ्रांत वर्गीय कुलीन वर्गीय सिद्धांत। इसके समर्थक पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स है। इसकी मान्यता है कि चुने हुए उत्तम लोगों के हाथ में शासन होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि मेजर मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से हैं, प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ कौन कौन सी है। ये है प्रादेशिक, व्यावसायिक और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ। सबसे पहले है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कौन कौन सी है। क्षेत्रीय भौगोलिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रचलित है। इसमें पूरे राज्य को समान जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को लिया जाता है, जो कि सभी देशों में चल रही है। दूसरा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इस पद्धति के अनुसार व्यवसाय के आधार पर उन्हें चुना जाता है। इस श्रेणी के जो विचारक है, इसमें सिडनी वेब है, वालास है, GDH कॉल आदि प्रमुख समर्थक है। GDH कॉल कहते हैं कि पूर्णतः शुद्ध और प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को ही प्राप्त हो सकता है। इसके समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि इससे विधानमंडलों में सभी व्यवसायों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और प्रत्येक व्यावसायिक हित सुरक्षित होंगे। लेकिन इसमें गंभीर दोष है, क्योंकि ये दृष्टिकोण अत्यंत ही संकुचित है। निर्वाचन प्रणालियों के प्रतिमान। अब बात कर रहे हैं कि पैटर्न कौन कौन से हैं हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम के। एक तो बहुमत प्रणाली है, एक पूर्ण बहुमत प्रणाली है और एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं मेजॉरिटी सिस्टम पे। निर्वाचन की जो बहुमत प्रणाली है उसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बहुमत प्रणाली में 3 प्रकार की बहुमत प्रणालियाँ काम करती है। एक तो साधारण बहुमत प्रणाली, दूसरी सीमित और तीसरी एकल संक्रमणीय प्रणाली। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं सामान्य बहुमत प्रणाली पर। यह प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। इसके निर्वाचन में एक प्रतिनिधि सामान्यतः बहुमत द्वारा निर्वाचित होता है।
हर निर्वाचन क्षेत्र को खड़े होने वाले अनेक उम्मीदवारों में जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित कर लिया जाता है। अगर किसी को 49 के मुकाबले 50 या 51 वोट मिलते हैं तो वो विजयी घोषित होता है। सीमित मत प्रणाली की बात करते हैं, लिमिटेड वोट सिस्टम। यह प्रणाली सामान्य प्रणाली की अपेक्षा प्रतिनिधित्व को अधिक व्यापक बनाती है। इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र में अनेक सदस्य होते हैं, इसलिए इस प्रणाली का महत्व भी अधिक होता है। आगे है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सीमित मत प्रणाली के ही समान है। इस प्रणाली में हर एक मतदाता का केवल एक ही वोट होता है। निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। जापान में इस प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। यह प्रणाली सब जगह प्रचलन में नहीं है। आगे है पूर्ण बहुमत प्रणालियाँ। लोकतंत्र की भावना के अनुरूप बहुत सारी प्रणालियाँ यहाँ पर एक्सेप्ट की गई है, लेकिन इनमें हम 2 को प्रमुख मानते हैं, द्वितीय मतदान प्रणाली और वैकल्पिक मत